नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रयास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं तो टास्क आधारित 2.0 जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके मैथ के पेपर के सॉल्यूशन। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो हम थोड़ा फास्ट फास्ट चलेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 रुपए में बेचा जाता है। कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, क्वेश्चन में सिंपल सी बात कही है। क्या क्वेश्चन में ये बोला है कि क्रय मूल्य के बराबर क्या है? लाभ प्रतिशत है। क्रय मूल्य के बराबर क्या है? लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन का अप्रोच हम डायरेक्ट ऑप्शन से करते हैं, लेकिन प्रोसेस का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो थोड़ा सा डिस्कशन में प्रोसेस पे कर लेता हूँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो हमें ऑप्शन पे ही जाना है। ठीक है ना, तो चलिए। देखो, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर दे रखा है। बस सीधी सी बात है, अगर मैं क्रय मूल्य को x रुपए मानता हूँ तो लाभ प्रतिशत भी क्या होगा? x प्रतिशत होगा। अगर हम क्रय मूल्य पर x प्रतिशत लाभ निकालते हैं तो वो क्या आएगा? विक्रय मूल्य। तो मैंने x पर x प्रतिशत लाभ निकाला तो 100 प्लस x बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, जब हम इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 100x। ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1200 गुणा 100। ठीक है, ये हो गया 1,20,000। ठीक है ना, अब इसको इधर ट्रांसफर करो तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 1,00,000 कितना हो गया? 20,000। और बराबर में क्या हो गया? 0। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे होंगे तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिलेगी। एक तो आपकी मिलेगी x बराबर -400 और एक मिलेगी x बराबर 300। देखो, रुपए माइनस में हो नहीं सकता तो हमारा आंसर 400 तो बिल्कुल नहीं है। तो आंसर हमारे पास कितना होगा? 300। तो इस क्वेश्चन का आंसर 300 रहेगा। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन पे अप्रोच करें और जैसे डी ऑप्शन ही हम लेके बात करते हैं, जैसे हमारे पास 300 रुपए क्रय मूल्य है, तो 300 रुपए क्रय मूल्य है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 300% ही क्या होगा? लाभ। और अगर 300 रुपए पर 300% अगर लाभ निकाल रहे होंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए? 1200 के बराबर। तो आप यहाँ 300 पर 300% लाभ हमेशा 100 में जोड़ कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 बटा 100। और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और हमारे पास कितना आ गया? 1200 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास, मतलब यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या आ रहा है? 1200। और क्वेश्चन में भी यही दे रखा है, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? 300। तो ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच दोस्तों ऑप्शन से ही करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में हमें चाहिए। क्या होगा जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 45% की हानि होती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन एक इमेजिनरी क्वेश्चन, पहली बात। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? एक वैल्यू अज्यूम करनी होती है। तो इस बात को समझिए। इसने कहा कि कोई निश्चित कीमत है, कोई कीमत उसने फिक्स नहीं कर रखी। एक कोई निश्चित कीमत है जिसपे बेचने पर हमें क्या चाहिए? वास्तविक लाभ चाहिए। मतलब वो कीमत हमें क्या करनी पड़ेगी? माननी पड़ेगी, अज्यूम करनी पड़ेगी। और साथ में कंडीशन क्या दे रखी है कि जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8, मतलब जो विक्रय मूल्य हम अज्यूम करेंगे उसका एक तो 3/8 निकालना है। बात समझ रहे हो? और बेचने पर 45% की हानि होती है। तो अगर 45% की हानि होगी तो ये मान के चलो कि अगर क्रय मूल्य हमारे पास 100% है और किसी वस्तु पर 45% का लॉस होता है, ठीक है, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो जाएगी? 55%। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो भी मूल्य माने वो 3/8 को भी सेटिस्फाई करते हो और इस 55% को भी सेटिस्फाई करते हो। तो सीधी सी बात, सेटिस्फाई करने का मतलब इतना सा हो गया कि जो विक्रय मूल्य मानेंगे उसका हम 3/8 करेंगे और जो विक्रय मूल्य आएगा हमारे पास वो 55% के बराबर होगा। तो सीधी सी बात है, हम ऐसी कोई वैल्यू अज्यूम करें ताकि वो 55 से भी डिवाइड होते हो और 8 से भी। तो 55 और 8 से डिवाइड होने वाली संख्या, अगर 8 गुना 55 हम करें तो कितना हो जाएगा? 440। तो वो वैल्यू जो अज्यूम कर रहे हैं, हम जो मान रहे हैं, वो कितने मान लें? 440। ठीक है, तो देखिए, अब 440 को विक्रय मूल्य है जिस पर वस्तु को बेचा गया है ना, उसका 3/8 ही तो निकालेंगे। तो
तो यहाँ से कितना आ जा रहा है अपने पास, ये अपने पास आ गया 5 और 5 कितना 165 में बेचा गया, जबकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है 55% है, मतलब 55% की वैल्यू 165 के बराबर होगी। तो 1% की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई। क्रय मूल्य हम कितना मानकर चलते हैं 100, तो 100% बराबर हमारे पास कितना हो गया 300 रुपए। मतलब जो वैल्यू हम अज्यूम किए हैं उसके हिसाब से हमारे पास जो क्रय मूल्य है वो 300 रुपए आया है। तो देखो सेलिंग प्राइस हमने कितनी मानी 440, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी निकल के आई 300, बताओ लाभ कितने का हुआ 140 का, और किस पे, सीधी सी बात है 300 पे होगा। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर रहे होंगे, तो देखो यहाँ से डिवाइड करोगे तो आपके पास 46.66% आएगा, और निकटतम अगर पूर्णांक की हम बात करें तो हमारे पास आंसर 47% होगा। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन को हम हमेशा ही अज्यूम करके ही सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है, अमन ने अनुज को एक कार 10% की हानि पर बेची। अनुज ने कार को 5,54,400 रुपए में 12% की हानि पर बेचा, तो अमन के लिए कार का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन में एक तो अमन है, एक अनुज है, और अनुज भी किसी तीसरे व्यक्ति को बेच रहा है, सिंपल सी बात। तो देखो अगर हम यहाँ पर अमन की बात करें, फिर एक अनुज मान लेते हैं, और एक को थर्ड पर्सन हम मान लेते हैं। अब समझिए क्वेश्चन की पहली लाइन कह रही है कि अमन ने अनुज को 10% हानि पर बेचा, तो अमन मान लेते हैं कि अमन ने 100 रुपए में खरीदा, ये 10% हानि पर बेचेगा तो अनुज को कितने में बेचेगा 90 में। अब अनुज ने उस वस्तु को कितने में बेचा 5,54,400 में, कितने परसेंट हानि पर 12%। तो अगर हम 90 रुपए मानकर चले और इस पर 12% की हानि निकालेंगे तो 12% की हानि कैसे निकलेगी 90 गुना 88/100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 हो गया, सॉरी 2 हो गया, ये 72, और ये हो गया 792, 10 का भाग लगाएंगे तो 79.2। मतलब अनुज तीसरे पर्सन को इतने रुपए में बेच रहा है, और क्वेश्चन बता रहा है कि वो पेमेंट कितना है 5,54,400। तो सीधी सी बात है 5,54,400 के बराबर कितना हो जाएगा 79.2। और अगर हमें यहाँ अमन का क्रय मूल्य चाहिए तो अमन का क्रय मूल्य कितना है 100। जब आप इसको सोल्व करेंगे, देखो पॉइंट हटाओगे तो 10 लग जाएगा, और आप इसका भाग लगाओगे ना इसके अंदर तो ये 7 बार जाएगा, यकीन करना, ठीक है। और यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 7 लाख रुपए। सीधी सी बात है, अमन ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था 7 लाख रुपए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 84 नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने कपड़ों पर 15% की छूट देता है। पहली छूट 15% की है। दूसरे नगद भुगतान वाले ग्राहकों को कम कीमत पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। अब 3600 रुपए की जैकेट के लिए ग्राहक को नगद में कितना भुगतान करना होगा। मतलब सीधी सी बात है 3600 रुपए उसका अंकित मूल्य है, उस पर 2 डिस्काउंट दिया जाता है। पहला तो 15% का डिस्काउंट है, और फिर नगद पेमेंट करने पर 10% का डिस्काउंट और दिया जा रहा है। मतलब 3600 रुपए पर 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है। पहला डिस्काउंट 15% है तो कितना हो जाएगा 85/100, ऐसे लिखते हैं। फिर दूसरा डिस्काउंट 10% है तो 90/100 हो जाएगा। ये 3600 पर 2 डिस्काउंट हुआ, एक 15% का और एक 10% का। आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, आप यहाँ से डिवाइड करेंगे 5 से तो 17 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 से आप यहाँ काट रहे होंगे तो कितना हो जाएगा 18। जब आप इसको गुणा करेंगे, ठीक है ना, 18 गुणा 17 गुणा 9, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2754 रुपये आएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। एक दुकानदार 100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पाठ्य पुस्तक पर 15% की छूट देता है। अनुरोध करने पर वह सामान की नई कीमत पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। ग्राहक को दी गई कुल छूट कितनी परसेंट है या कितने रुपए की है, ये आपको बताना है। तो एमआरपी इसकी 100 रुपए है, पहली डिस्काउंट 15% और दूसरी डिस्काउंट कितनी हो गई 10%। ठीक है ना, तो देखो अगर 100 रुपए पर पहले 15% का डिस्काउंट देता है तो सीधी सी बात है कितने में बेचेगा 85 में, और 85 पर फिर 10% का डिस्काउंट और दे रहा है। तो 85 का 10% कितना होता है, 85 का 10% 10/100 को सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 8.5। तो अगर 85 में से 8.5 हम निकालेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा
76.5 होगा 76.5। तो वस्तु की एमआरपी थी 100, तो डिस्काउंट देने के बाद इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 76.5। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ग्राहक को कुल दी गई छूट, है ना, तो ग्राहक को कुल कितनी छूट दे रहा है, तो यहां से दोनों के बीच डिफरेंस देखिए, दोनों के बीच डिफरेंस आएगा कितना 76 से 24 और 23.5। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 23.5, ये ए ऑप्शन हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो एक पसारी चावल 10% लाभ पर बेचता है और बाजार मूल्य से 20% कम बाट का प्रयोग करता है, उसे कुल कितना लाभ हुआ है ये आपको ज्ञात करना है। देखो ये बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन है, और एक दुकानदार क्या करता है, पहले 10% का लाभ कमाता है और जितना बाट उसको यूज करना चाहिए उससे कितना परसेंट कम करता है 20%। जब भी इस प्रकार के कोई क्वेश्चन की बात हो ना, तो आप इस प्रकार से सोल्व करिए कि 1 ग्राम बराबर 1 रुपए, 1 ग्राम बराबर 1 रुपए, और यहाँ 1000 ग्राम को लेकर बात करें क्योंकि केजी में 1000 ग्राम ही होता है, तो 1000 ग्राम बराबर कितना रुपए हो जाएगा 1000 रुपए। अगर हमें यहाँ विक्रय मूल्य कैलकुलेट करना है या सीधा लाभ कैलकुलेट करना है तो इस पर करेंगे, और तोल की बात करेंगे तो 1000 ग्राम पर। अब इसने कहा कि 10% के लाभ पर बेचा, तो 1000 की वस्तु को 10% लाभ पर बेचेगा, तो इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 1100, है ना, 1000 पे 10% 1100 ही होना है। और 20% कम बाट का प्रयोग करता है तो कितने बाट का प्रयोग करेगा 800 ग्राम बाट का प्रयोग करेगा। ये इसकी कॉस्ट प्राइस होती है, ये इसकी सेलिंग प्राइस होती है। तो किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 1100 में बेचेगा तो कितने का फायदा होने वाला है 300 का, इस पर 800 पर, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा 37 सही 1/2%। तो इतने का लाभ हुआ, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, एक विक्रेता 2 केजी बाट के स्थान पर 2 स्पून बाट का प्रयोग करता है और 25% लाभ अर्जित करता है। वह दावा करता है कि वह ग्राहकों के सामने एक क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन 2 स्पून बाट का उपयोग करता है और 2 केजी बाट में कितनी त्रुटि है उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। मतलब लैंग्वेज को घुमा रखा है। इसका सीधा सा मीनिंग यह है कि वो कितने बाट का प्रयोग करता है 2 केजी बाट का, एक बात है ना, और उसके स्थान पर 2 स्पून, मतलब 2 केजी बाट के स्थान पर 2 स्पून त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, मतलब कम बाट का प्रयोग करेगा, और उस पर कितने परसेंट का लाभ अर्जित करेगा 25% का। और एक बात और कह रहा है कि ग्राहक को यह बता रहा है कि वो केवल क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, मतलब लागत मूल्य जो जितना उसका मूल्य है उसी पर बेचने का दावा करता है। तो तरीका यही है कि वही 1 ग्राम बराबर आप क्या मानोगे 1 रुपए, तो 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास कितना केजी बाट है 2 केजी, तो इस 1000 ग्राम की जगह आप कितना मान लो 2000 ग्राम, कि 2000 ग्राम बराबर कितना रुपए हो जाएगा 2000 रुपए। अब वो क्या कहता है, पहली बात कि वह ग्राहकों के सामने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, मतलब 2000 की वस्तु को वो 2000 में ही बेचना चाहता है, ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। और कुछ त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है। अब त्रुटिपूर्ण बाट कितना प्रयोग कर रहा है ये हमें ज्ञात करना है, तो मैं मान लेता हूं जो भी त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग किया है वो इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि ये त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके भी कितना परसेंट का लाभ कमा रहा है 25%। तो 25% की हम बात करें तो 25% का मतलब 1/4 होता है, 4 इसकी कॉस्ट प्राइस है, 1 इसका प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस इसकी कितनी हो जाएगी 5। बात समझ में आई। लेकिन सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितनी है 2000, तो मैं कहूँगा 2000 किसके बराबर है 5 के बराबर, और इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 4, तो हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। कैंसिल आउट करोगे तो 400 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा कॉस्ट प्राइस 1600। लेकिन कॉस्ट प्राइस किस में कैलकुलेट हो रहा है वजन में, तो ये कितने ग्राम हो जाएगा 1600 ग्राम। तो 2000 ग्राम बाट का प्रयोग करना था और इसने कितने का किया 1600 का, तो दोनों में डिफरेंस कितना आया 400। तो 400 ग्राम बाट का क्या त्रुटिपूर्ण था या 2 स्पून बाट था। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा डी ऑप्शन 400 ग्राम। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 2300 रुपए अंकित मूल्य वाला एक मिक्सर 2024 रुपए में बेचा जाता है, तो छूट का प्रतिशत क्या होगा? मतलब 2300 रुपए की वस्तु है, इसको आप बेच रहे हो 2024 में, तो छूट कितनी आ रही है? तो माइनस करके देखो, क्या आ जाएगा 76 और ये हो जाएगा 276 हो गया डिफरेंस। और ये किस पे कैलकुलेट होगा? 23 पे ही होगा, है ना। और 2300 पर, और गुणा कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 23 से डिवाइड करो एक बार, 4 और 2 बार, सीधी सी बात है, कितना परसेंट? 12%। हमारे पास सी ऑप्शन होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 मान के चलूं, तो इसकी जो एमआरपी है वो कितनी बन जाएगी? 126, क्योंकि क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करके लिखता है, तो 100 से कितना हो गया? 126। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। अंकित मूल्य कितना है? 126, और आप इस पर अगर 12% की छूट देंगे तो 126 गुणा कितना लिख दोगे? 88/100। ठीक है, जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो 4 से डिवाइड करो, ये तो हो गया 22, ये कितना हो गया? 25। ठीक है, यहाँ से आप सोल्व करोगे तो ये हमारे पास अप्रोक्स 110.88 रुपये आएगा। आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आपके पास कितना आएगा? 110.88 रुपये। ठीक है ना। तो 100 की वस्तु थी, 126 हुआ, 126 पे 12% का डिस्काउंट, तो 110.8 हो गया। अब उसका लाभ प्रतिशत चाहिए, तो वस्तु तो 100 की थी, डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेच रहा है? 110.88 में। तो सीधी सी बात है, ये जो डिफरेंस होगा वो उसका लाभ होगा, तो 10.88% का क्या हो गया? लाभ। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। दो प्रकार की चाय का मूल्य क्रमशः 300 रुपए और 375 रुपए है। यदि दोनों प्रकार की चाय को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रित प्रकार की चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा? देखो, दो चाय है, एक तो 300 रुपए की है और एक 375 रुपए की है। ठीक है, इनको मिक्स किया जा रहा है, किस अनुपात में? 3:2 में। तो मैं मान लेता हूं कि मिक्स करने पर कोई यहाँ पर मूल्य बन रहा है, तो मिश्रण नियम से हम यहाँ लागू करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3:2। यही कह रहा है कि एक वस्तु 300 की, दूसरी क्या है? 375 की है। इनको मिक्स किया गया किस अनुपात में? 3 अनुपात में। तो वो मिक्स किया गया मूल्य चाहिए हमें। तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? देखो, इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 5, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 75। तो यहाँ इन दोनों का जो योग है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर रहेगा। ठीक है ना। तो सिंपल सी हम बात कह दें, इनका योग आ रहा है 5 और इनका आ रहा है 75। तो 75 किसके बराबर है? 5 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब देखो, एक की वैल्यू 15 आ रही है ना, तो चाहे तो आप 3 की वैल्यू निकाल लो, चाहे तो आप किसकी वैल्यू निकाल लो? 5 2 की। 3 की निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 15 × 45। 2 की निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 30। ये जो वैल्यू होती है वो एक से तो छोटी और एक से बड़ी, मतलब बीच वाली वैल्यू होती है। तो 300 से तो वो बड़ी होगी, और 375 से वो छोटी होगी। तो कितनी छोटी होगी? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 45। या इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 30। तो 30 में 300 में 30 जोड़ दीजिए। तो जब 300 में आप 30 जोड़ेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 330। तो जो मिश्रित करने पर इसका जो मूल्य बन रहा है वो 330 बन रहा है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास डी ऑप्शन होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। सतीश ने 700 रुपए में 35 नोटबुक खरीदी और उनमें से 28 को 600 रुपए में बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करना है। देखो, 700 रुपए में 35 नोटबुक खरीदी है और 28 को वो 600 रुपए में बेच दिया, तो बेचा तो सारा ही ना, बस उसने एक मूल्य बता रखा है कि 600 रुपए में कितनी वस्तु बेच दी? 2800। बेचनी कितनी थी उसको? 35। 7 से डिवाइड करेंगे 4 और 7 से डिवाइड करेंगे तो 5। 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 150।
150 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 750। मतलब सीधी सी बात है, 35 वस्तु खरीदी 700 में और 35 वस्तु बेची 750 में, तो कितने का फायदा हो रहा है 50 का। तो 50 का फायदा हो गया, किस पर हुआ 700 पर। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा कर रहे होंगे 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 7 का भाग लगाओगे तो 7 बार चला गया 49, एक बच गया और भाग किसका 7 का। तो हमें कितना परसेंट का लाभ होगा 7 से ही 1/7% का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो गया ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार एक वस्तु के खुदरा मूल्य पर 20% कमीशन देता है और 5% लाभ अर्जित करता है। यदि उसका कमीशन 10% कम हो जाता है तो उसका अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या होगा, निकटतम पूर्णांक मान में हमें ज्ञात करना है। देखो 20% कमीशन देता है, कमीशन तो अंकित मूल्य पे देगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो 1/5। तो इसकी जो ये तो क्या हो जाएगी MRP और ये इसका कमीशन हो गया, ठीक है ना। तो इसकी MRP 5 है, कमीशन दिया तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि 5% लाभ अर्जित करता है। तो 5% लाभ का मतलब कितना हो गया 1/20 है। लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे मिलता है, तो ये इसका प्रॉफिट हो गया। तो देखो यहाँ पर CP हमारे पास 20 है और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 21 है, ठीक है। ये दो बातें हैं, लेकिन दोनों बातें एक ही वस्तु के लिए हो रही है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस 4 है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, हमारा यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है 21 और यहाँ क्या है 4। इन दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए हम क्या करें, इसको तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 21 से, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए CP हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 80। यहाँ SP हमारे पास कितना हो जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस 84 हो गया। और यहाँ पे MRP हमारे पास कितना हो गया 21 गुना 5 105 हो गया। तो हमें ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली, CP कैलकुलेट कर लिया, SP कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और MRP कैलकुलेट कर लिया। अब क्या कह रहा है कि उसका कमीशन 10% कम हो जाता, मतलब पहले 20% था 10% कम हो जाता तो 10% ही रहता। तो अगर हम उसकी कमीशन पे बात करें और इसका 10% कम होता तो 105 पे 10% लगभग कितना होता है 10.5, और 10.5 कम करेंगे तो इस बार सेलिंग प्राइस उसकी कितनी आती 94.5 रुपए, ठीक है भाई। 105 पे आप 10% निकालोगे तो 10.5 होगा, माइनस कर दोगे 10.5 तो कितना हो जाएगा 94.5। तो इस बार इसकी सेलिंग प्राइस 94.5 आ गई, जबकि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 80 है। तो बताइए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, सीधी सी बात है 14.5 का। और किस पे हो रहा है 80 पे। परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। अगर आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ दो एक जीरो लग जाएगा, यहाँ से आप कैंसिल करोगे और लगभग 8 का इधर भाग लगाओगे तो देखो कितना हो जाएगा, एक बार चला गया 8, 8 से कितना हो रहा है 64, 18.125 के समथिंग आएगा, मतलब अप्रोक्स निकटतम मान कितना हो जाएगा 18%। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खुदरा विक्रेता 10% छूट देने के बाद एक वस्तु 27 रुपए में बेचना चाहता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखो ये इसकी सेलिंग प्राइस है, 10% छूट है, तो सीधी सी बात है अगर सेलिंग प्राइस से डिस्काउंट अगर MRP निकालनी है तो 100 ऊपर आ जाएगा, 10% छूट मतलब 90 नीचे आ जाएगा, तो 0 से कैंसिल 30 बार, और इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना आ जाएगा 3000। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 94 नंबर का क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है जिसका माप 25% कम है, फिर वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह 10% की छूट भी देता है तो 1 kg वस्तु पर उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। देखिए अपनी वस्तुओं पर दोषपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है, एक बात, जिसका माप कितना परसेंट कम है 25%। तो मैंने बता रखा है कि आप 1000 ग्राम बराबर क्या लिखोगे 1000 रुपए। अगर आप 25% कम का मतलब हो गया कि कितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहे हो 750 का, भाई 1000 पे 25% का मतलब 750 हो गया, ठीक है।
फिर वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य कितना है 1000, 15% अधिक अंकित करेगा तो 15% अधिक का मतलब हो गया 1150 रुपए अंकित करेगा। और वह 10% छूट भी देता है, तो 1150 पर 10% का डिस्काउंट दोगे तो 115 हो जाएगा। 115 जब माइनस कर रहे होंगे तो लगभग 1035 रुपये आएगा। 115 हो गया ना, 1150 पे 10%, तो 115, 115 इससे कम करोगे तो 1035 ही रहेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका लागत मूल्य तो कितना है 750, लागत मूल्य तो कितना है 750, और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 1035, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 250 और 35, 285 का। और 285 की वैल्यू किस पर कैलकुलेट होगी 750 पे। परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे भैया 100 से, तो शुद्ध लाभ निकालेंगे ना तो 25 से डिवाइड करो, ये हो गया 30, 25 से डिवाइड करेंगे तो 4, अगेन 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15। ओके, 15 से डिवाइड करोगे तो देखो 15 एक 135 मतलब 9 बार, 30 गुणा 2 कितना परसेंट लाभ होगा 38%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास वो 38% हो जाएगा, शुद्ध लाभ इसका होगा 38%। ठीक है, 95 क्वेश्चन। एक दुकान में एक कमीज की कीमत 700 रुपए है, पर सभी ग्राहकों के लिए 10% की छूट उपलब्ध है। नगद भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए 20% की अतिरिक्त छूट है। यदि ग्राहक नगद भुगतान करता है तो उसे कमीज के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा। देखो, एक दुकानदार एक कमीज की कीमत कितने रुपए रखता है 700, इस पर 10% की तो छूट है ही है, और नगद भुगतान पर 20% की और छूट है। ठीक है ना, तो देखो 700 रुपए पर यदि हम 10% का छूट करते हैं तो 90/100, और फिर 20% का छूट करते हैं तो अगेन 80/100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अगेन इन 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना हो गया 72 गुणा 7, तो देखो 7 14 हो गया, 50 हो गया, कितना रुपये हो जाएगा 504। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बी ऑप्शन होगा। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य पहले 25% बढ़ा और बाद में बिक्री में कमी के कारण 30% कम हो गया। वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। देखो 25% बढ़ा है मतलब 1/4, और 4 पर एक वैल्यू बढ़ी है तो 4 और 1 कितनी हो गई 5, भाई 4 पर 1 बढ़ रहा है ना, तो 4 1 5 हो गया। फिर 30% की कमी हुई है, 3/10 हो गया। 10 पर 3 की कमी तो 10 3 कम कितना हो गया 7। देखो टोटल कितना हो गया ये 40, ये कितना हो गया 35। ठीक है, अब पहले वस्तु का मूल्य 40 था, अब 35 हुआ, तो सीधी सी बात है 5 रुपए कम हुए हैं किस पर 40 पर, परसेंट बनाने के लिए 100, तो यहाँ 1/8, और आप सभी जानते हैं कि 1/8 की वैल्यू 12 से 1/2%, ये क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ज्यादा कोई टफ नहीं है, बस नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है। अजय 90 रुपए में 18 संतरे खरीदता है और 105 रुपए में 15 संतरे बेचता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो 90 रुपए में 18 संतरे खरीदता है मतलब एक संतरे का मूल्य कितना हुआ 5। ठीक है, 18 पंजे 90, और 105 रुपए में 15 संतरे बेचता है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 7। अब वो 5 में एक संतरे को खरीदता है, 7 में उसको बेचता है, तो 2 का लाभ होगा 5 पर, और गुणा कितना हो जाएगा 100, तो सीधी सी बात है 40% का लाभ होगा। डी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। स्वाति ने अंकिता को 15% लाभ पर एक बैग बेचा, फिर आशी ने अंकिता से यह बैग 24,840 रुपए में खरीदा। अंकिता ने 20% का लाभ अर्जित किया, तो स्वाति ने बैग कितने रुपए में खरीदा होगा ये आपको बताना है। देखो एक तो हमारे पास है स्वाति, एक है अंकिता, और एक और पर्सन है हमारे पास आशी, ये तीन है। एक एक लाइन को हम देखो रिकॉर्ड करते हैं।
स्वाति ने अंकिता को 15% लाभ पर एक बैग बेचा है। स्वाति अगर 100 रुपए में खरीदे तो अंकिता उसको कितने में खरीदेगी? 115 में। फिर आशी ने अंकिता से ये बैग कितने रुपए में लिया? 24,840। आशी ने खरीदा 24,840 रुपए में, ठीक है। और अंकिता ने कितना परसेंट का लाभ अर्जित किया? 20% का, मतलब 115 पर 20% का लाभ। 115 पर 20% का लाभ मतलब 120/100 हुआ। यहां से कितनी बार हो गया बोलो? 0 से 0 काट दीजिए, ये 6 और ये 5 हो गया। 5 का भाग लगाओ 23 बार, ये हो जाएगा 18, 12 और 1 13, 138 रुपए में। देखो, स्वाति ने 100 रुपए में खरीदा, अंकिता ने 115 में खरीदा और आशी ने उसको 138 में खरीदा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आशी ने अंकिता से ये बैग इतने रुपए में खरीदा। अपन क्वेश्चन में बता रहे हैं 138, जबकि यहाँ पे हमें कितना बता रहा है? 24,840। मतलब ये 138 इसके बराबर होगा। तो 24,840 बटा कितना हो गया? 138। चलिए, अब वैल्यू किसकी चाहिए? स्वाति ने बैग को कितने रुपए में खरीदा? तो स्वाति कितने में खरीद रही है? 100 में, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहां से आप इसको कैंसिल आउट करते हो। देखो, आप यहां से 2 का भाग लगाइए, कितना हो जाएगा? 6 और 9 69 हो गया। और 2 का भाग यहाँ लगाओगे तो 1 2 4 2 और 0, 12,420, ठीक है ना। अब 23 का भाग भी लगा के देख सकते। 23 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा? 3 बार। और 23 का भाग लगाओगे तो यहाँ 5 बार चला गया, 115। 115 से 5 9 92, 4 बार जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ से अगर 3 से डिवाइड करो तो 18 गुणा 3 180 को 100 से गुणा करोगे तो भाई साहब 18,000 रुपये आ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा सी रहेगा, 18,000 रुपये, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एक शोरूम में एक वॉशिंग मशीन की कीमत 65,000 रुपये है। ग्राहक को 2,000 रुपये की नगद छूट मिलती है और एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें 10% से 15% तक की छूट का वादा किया गया है। वॉशिंग मशीन के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखो, वॉशिंग मशीन का पेमेंट कितना है? 65,000। और अगर ग्राहक नगद रुपए में खरीदता है तो 2,000 रुपये का नगद डिस्काउंट इसमें मिलता है। तो आप इसमें 2,000 कम कर दीजिए तो वस्तु कितनी हो गई? 63,000 रुपये की। अब इसने क्या किया कि वहां पे एक स्क्रैच कार्ड भी मिलता है जिसमें 10% से 15% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो न्यूनतम तो कितना हुआ? 10। अधिकतम कितना हुआ? 15। यदि 63,000 रुपए पर 10% का डिस्काउंट मिले तो 63,000 का 10% कितना होगा? 6300 रुपये होगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे लिखोगे? 63,000 गुणा 10% का मतलब 1/10, तो 6300 रुपये हो गए। इतना डिस्काउंट मिल रहा है। तो 63,000 में से आप 63 को माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 00। और ये कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ से 62 में से करोगे तो कितना हो जाएगा? 56,700। ये तो होगी 10% डिस्काउंट। अगर न्यूनतम डिस्काउंट 10% मिलता है तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 56,700। अब नेक्स्ट कह रहा है कि मैक्सिमम कितनी परसेंट है? 15%। तो अब 63,000 पर 15% की और बात कर लीजिए। तो 63,000 पर 15% निकाल लो, कितना आ रहा है? 15/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। और ये 0, 45 और 90 और 4 54, 9450 का डिस्काउंट आ रहा है। मतलब 63,000 में से आप 94 50 मतलब 9,450 माइनस करोगे तो ये तो हो गया 50, ठीक है। ये कितना हो गया आपका? 5। यहाँ से कितना हो जाएगा? 62। 62 में से उठाएंगे तो 53,000। मतलब सीधी सी बात क्या कह रहा है कि अगर न्यूनतम 10% का डिस्काउंट मिलता है तो उसकी सेलिंग प्राइस 56,700 रहेगी। और 15% का डिस्काउंट मिलता है तो कितना हो जाएगा? 53,550। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? तो इनका डिफरेंस आप निकाल लो। 56,700 में से आप 53,550 का माइनस कर लीजिए। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 50 हो गया, ठीक है। और ये 1 हो गया और यहाँ पे 3।
तो हमारे पास इन दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 3150 होगा। सही आंसर हमारे पास क्या है? ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से नॉर्मल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति ने 3000 रुपये प्रति साइकिल की दर से 2 साइकिलें खरीदी है। यदि वह एक साइकिल 10% लाभ पर बेचता है तो उसे दूसरी साइकिल कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी चाहिए ताकि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ प्राप्त हो? देखो, प्रति साइकिल 3000 रुपये, मतलब 2 साइकिल है तो एक साइकिल का 3000 और दूसरे साइकिल का भी 3000। अब पहली साइकिल पर 10% का लाभ मिलता है, तो 3000 पर 10% मतलब 300 रुपये का लाभ मिला। ओके, साथ में क्या कह रहा है कि टोटल पर कितना परसेंट है? 20%। तो टोटल 3 और 3 कितना हो गया? 6000। 6000 पर 20% का लाभ मतलब 20/100 हो गया, 1200 रुपये का लाभ हुआ। देखो, दोनों को मिलाकर तो 1200 का हो रहा है और इस एक पर 300 को हो रहा है, तो बाकी बचा इसी पे हुआ ना, तो बाकी कितना बचा? 900। तो 900 रुपये का जो लाभ है वो इस पर मिला है, 900 रुपये का लाभ इस 3000 पे मिला है। तो देखिए, 900 बटा कितना हो गया? 3000, परसेंट बनाने के लिए 100, तो डिवाइड करोगे तो 30 बार, मतलब 30% का लाभ आपको दूसरी वस्तु पर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इस योजना के लिए प्रभावी छूट ज्ञात कीजिए। 5 खरीदे और 3 मुफ्त चाहिए। देखो, फ्री कितनी मिल रही है? 3। फ्री मिल रही है 3 वस्तु और पेमेंट कितने का किया जा रहा है? 5 का, तो टोटल कितनी हो गई? 8। और 8 पे कितना फ्री मिल रहा है? 3। परसेंट बनाने के लिए 100। जब आप सोल्व करोगे तो 3/8 की वैल्यू कितनी होती है? 37 से 1/2 पर। सही आंसर हमारे पास बी ऑप्शन हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एलिजाबेथ फर्नीचर की दुकान पर गई और एक स्टडी टेबल खरीदी। उसे उस पर 20% की छूट मिली। अगर उसे 25% की छूट मिली होती तो वह 1000 रुपये और बचा सकती थी। स्टडी टेबल की लागत भुगतान हमें ज्ञात करना है। देखो, मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य कितना है? 100। अगर इस पर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो कितने में बेचेगा? 80 में, मतलब 80 में उसने खरीदा। अब वो कह रहा है कि 25% की छूट मिली होती तो 100 पर 25%, मतलब 75 में। तो पहले वो 80 में और अब 75 में, तो बताइए हमारे हिसाब से कितने रुपए कम में या कितने रुपए बचा रहा है? 5 रुपए। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि वो तो 1000 रुपये बचा सकती थी। तो 1000 किसके बराबर हुआ? 5 के बराबर। और लागत मूल्य तो 100 ही है, तो 100 की वैल्यू निकालोगे तो आप यहाँ से डिवाइड करोगे 200 और ये हो जाएगा 20,000। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 20,000। ठीक है, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करता है। देखो, 5% और 10% की क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु 342 रुपये में बेची जाती है। वस्तु की प्रारंभिक लागत ज्ञात करें। मतलब सेलिंग प्राइस इसने दे दिया 342 रुपये और इसने कहा कि जो भी अंकित मूल्य था उस पर 5% और 10% की 2 क्रमिक छूट। ठीक है, तो यहाँ से हमें अंकित मूल्य चाहिए या लागत मूल्य, जो प्रारंभिक लागत मूल्य मतलब अंकित मूल्य। तो देखो, एक तरीका तो ये होता है कि 342 है, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य की तरफ हम जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि देखो 100 बटा कितना हो जाएगा? 95, क्योंकि पहले 5% की छूट थी। फिर 100 बटा कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि 10% की छूट। विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य की तरफ जा रहे हैं तो 100 ऊपर, और अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ आ रहे हैं तो 100 नीचे। आप ऐसे कर सकते हैं। तो देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 19 हो, है ना। यहाँ से देखिए 9 का भाग जाएगा 342 में, 9 30 27, 3 7 मतलब 38 बार चला गया। फिर 19 भी कट जाएगा 2 बार, 2 2 4 गुना 100। तो वस्तु का अंकित मूल्य हमारे पास कितना हो गया? 400। का सही आंसर हमारा। ठीक है, थोड़ा फास्ट जरूर कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास खूब है और समय इतना रहता नहीं है, तो चीज़ों पे अप्रोच करना सीखे दोस्तों, है ना। स्वास्तिका ने 75,000 रुपए की दर से एक लैपटॉप खरीदा और उसे अंजू को 10% हानि पर बेच दिया। अंजू ने इस लैपटॉप को 20% लाभ पर बेचा, तो अंजू ने लैपटॉप किस कीमत पर बेचा? देखिए, एक हमारे पास स्वास्तिका है,
ठीक है। स्वास्तिका ने 75,000 रुपए की दर से एक लैपटॉप खरीदा, मतलब स्वास्तिका ने इस 75,000 रुपए पेमेंट के लैपटॉप के, और उसे अंजू को 10%, जो अंजू है उसको 10% हानि पर बेचा। अगर इसका मूल्य मैं 100 मानूं तो ये कितना हो जाएगा, 90। ठीक है। और अंजू ने इस लैपटॉप को 20% लाभ पर बेच दिया किसी थर्ड पर्सन को। तो अगर हम 90 पर 20% का लाभ निकालते हैं तो 120/100, मतलब यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 108 रुपए में उसको बेच दिया। तो अंजू ने लैपटॉप किस कीमत पर बेचा? अंजू ने जो लैपटॉप बेचा वो थर्ड पर्सन का क्या बन गया, क्रय मूल्य। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्वास्तिका ने 75,000 रुपए में खरीदा था, जबकि हम यहाँ 100 बता रहे हैं, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 108 की। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो देखो लगभग कितना आ जाएगा, अब 1 जीरो हो जाएगा इधर। तो 108 को 5 से गुणा करेंगे तो 500 और 540, तो 54 हासिल हो गई। ठीक है। 108 को 7 से गुणा होगा तो 700, 756, और 756 और 54 हमारे पास कितना बन रहा है, 10 और 1 11 और 8, 810 हो रहा है। 810, मतलब हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 81,000, ए ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक पोशाक का विक्रय मूल्य क्या है जिसका अंकित मूल्य 500 रुपए है, जिस पर 20% और उसके बाद 10% की छूट दी गई है? तो सीधी सी बात है, 500 पर पहले 20% की छूट मतलब 80/100, और उसके बाद 10% की छूट मतलब 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो, अगेन 2 जीरो से 2 जीरो, 8 5 40 हो गया, और गुणा 9 तो 360 आंसर आ जाएगा। का आंसर हमारे पास क्या होगा? ठीक है। नेक्स्ट है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1,000 रुपए था लेकिन इसे 1,200 रुपए में बेचा गया, उत्पाद पर प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? देखिए, 1,000 की वस्तु को 1,200 में बेच रहे हैं तो 200 एक्स्ट्रा इस पर, 1,000 पर गुणा कितना, 100, तो आंसर सीधा सा क्या आ गया, 20%। ठीक है। कितनी वृद्धि होगी, 20%। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखो, एक खुदरा विक्रेता खरीदारों के लिए एक वस्तु पर निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है। ये 3 आपके पास छूट है। आप किसी दुकान पे गए तो दुकानदार आपको कह रहा है, पहली छूट कि 15% की तो कर्मागत छूट। देखिए दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर A% की छूट होती है और B% की छूट होती है, तो इनकी जो समतुल्य छूट निकाली जाती है उसका निकालने का तरीका A + B - AB बटा कितना होता है, 100। तो देखो, पहला केस क्या है, 15%, फिर 15 है ना, 15 + 15, फिर 15 × 15 कितना हो जाएगा, 225। 225 में आप 100 का भाग लगा रहे हैं तो 2.25 हो जाएगा। तो ये 15 15 30 हो गया। 30 में से 2.25 निकालोगे तो कितना बच जाएगा, 27.75%। तो पहली छूट का मतलब हुआ कि आप 27.75% का डिस्काउंट दे रहे हैं। दूसरी क्या है, 20% की छूट, उसके बाद कितने की है, 10% की छूट। तो दूसरा केस है 20% और 10%, तो इनको भी मिलाकर देखते हैं। तो 20 + 10 -20 × 10 बटा कितना हो गया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, तो 30 - 2 कितना हो रहा है, 28। दूसरा ऑफर कितना परसेंट का है, 28% का डिस्काउंट का। पहला ऑफर आपका 27.75% का था, और तीसरा इसने कहा कि कितना परसेंट है, 30%। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस योजना के तहत विक्रय मूल्य अधिकतम होगा? विक्रय मूल्य तभी अधिकतम होगा जब डिस्काउंट क्या होगी, मिनिमम होगी। तो डिस्काउंट तीनों में से मिनिमम कौन सी नजर आ रही है, 27.75। तो ये मिनिमम है, तो विक्रय मूल्य आपका ऑलरेडी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और अधिकतम ही विक्रय मूल्य हमें चाहिए। तो ऑप्शन में हमारे पास केवल 1 सही है। तो देखो, केवल 2 नहीं होगा, 1 और 2 नहीं, 2 और 3 नहीं होगा, 1 और 2 दोनों नहीं होंगे, केवल क्या होगा, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास डी ऑप्शन है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पर और बात कर लेते हैं। 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो, ये कह रहा है 24 वस्तुओं को बेचे जाने पर इसको लाभ हो रहा है। लाभ क्या हो रहा है,
4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो सिंपल सी बात है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमें क्या मानना है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमारे पास 1 रुपए है। ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो लाभ कितने का होगा भैया, 4 रुपए का। ठीक है, और एक वस्तु को 1 में बेच रहा है तो 24 को कितने में बेचेगा, 24 रुपए में, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 24। अब देखो, लाभ प्रतिशत चाहिए तो किस पर कैलकुलेट करेंगे, क्रय मूल्य पर। तो 24 में बेचा, 4 का लाभ, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 20। और अगर लाभ प्रतिशत चाहिए तो 4 का लाभ हुआ है 20 पर, परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो यहाँ 20% का लाभ होने वाला है। तो सही आंसर हमारे पास बी ऑप्शन। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, रवि 16 रुपए प्रति किलो नमक खरीदता है और उसे 18 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच देता है, और 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। रवि का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। देखो, रवि यहाँ पर दो तरीके से लाभ कमा रहा है। पहला तो क्या है, 16 की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 18 में। तो देखो, 16 की वस्तु को वो 18 में बेच रहा है, तो 2 का लाभ हो रहा है किस पर, 16 पर। वैल्यू कितनी आ गई, 1/8। मतलब 8 पर कितने का लाभ, 1 का। बात क्लियर। फिर कह रहा है कि 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम बाट का ही प्रयोग कर रहा है। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ भी 100 ग्राम का बाट का, मतलब त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर रहा है ना। तो 100 रुपए कमा रहा है किस पर, 900 पर। तो यहाँ पर उसका जो लाभ है वो 1/9 है। देखिए, एक लाभ 1/8 हो गया, 8 पर एक लाभ हो गया, सॉरी 9 पर 1, 9 पर 1 कितना हो गया, 10। ठीक है ना। तो देखो, दोनों लाभ को कंबाइन करते हैं तो 8 पर 1 का लाभ तो कितना हो गया, 9, और 9 पर 1 का लाभ तो कितना हो गया, 10। अनुपात में है तो आप कॉमन नंबर को काट भी सकते हैं। 9 से 9 कट गया, 2 से 4 और कितना हो गया, 5। तो वस्तु 4 की थी, कितने में बेची गई, 5 में। यहाँ पर 1 का लाभ मिला 4 पर, और गुणा कितना हो गया, 100। तो उसको कुल 25% का लाभ हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बी ऑप्शन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 110 देखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुएं 20 रुपए प्रति किलो बेचने का दावा करता है, जिसकी कीमत 23 रुपए प्रति किलो पड़ती है। मतलब 23 में खरीदा और 20 में बेचा। तो हम कहेंगे सर यहाँ तो 3 का क्या हुआ है, हानि, और किस पर हुई है, 23 पर। ये तो इसके पास हुई हानि। ठीक है भाई, 23 में पड़ती है ना, 23 में पड़ती है और बेची कितने में, 20 में। तो 23 की वस्तु 20 में बेच रहा है, तो 3 की हानि हो गई 23 पर। फिर क्या कह रहा है, लेकिन बेचते समय वह वजन गलत वजन का उपयोग करता है और 1 की जो केजी की बजाय 800 ग्राम ही देता है। मतलब 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम ही तोल कर देता है। तो यहाँ उसने लाभ कमा लिया कितने का, 200 का। भाई 1000 से 800 हुआ ना, और किस पर कमाया, 800 पर। तो यहाँ से 1/4 हो गया। तो ये तो इसकी हानि थी, और इसने तोल में कितने का लाभ कमा दिया, 1/4 का। अब दोनों को मिक्स करें, तो दोनों को मिक्स करते हैं तो देखो, 23 पर 3 की हानि, मतलब कितने में बेचेगा, 20 में। ठीक है, और 4 पर 1 का लाभ तो कितने में बेचेगा, 5 में। ये हो गया आपका कितना, 92। तो ये कितना हो गया, 100। मतलब 92 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली लाभ ही होगा। और लाभ कितने का हुआ, 8 का हुआ, किस पर, 92 पर, परसेंट बनाने के लिए 100। देखो ये 25 हो गया, 4 से डिवाइड करोगे तो ये 23 हो गया, ये 200 हो गया ना, 200, 25 × 8 200 हो गया, बटा 23 हो गया। कितने बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। 8 दूनी 16 और 24 184। कितना बच गया, 16 और 3। हमारे पास जो आंसर होगा वो 8 से ही 16/23% होगा। मतलब सही आंसर हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन। चलिए, 111 नंबर का क्वेश्चन देखो। योगेश ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदे। उसने एक रेडियो 25% लाभ पर था, दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ध्यान दो,
दो रेडियो 6400 रुपए में, दोनों का पेमेंट 6400 रुपए है। एक पर 25% का लाभ, दूसरे पर 25% की हानि, और दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य एक समान है। तो मैं मान लेता हूं कि पहले रेडियो का क्रय मूल्य फर्स्ट, दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य सेकंड, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर आप ऐसे कर लो, फर्स्ट पर इसने 25% का लाभ कमाया, तो 125 बटा कितना हो गया भैया 100, और सेकंड पर इसने 25% की हानि, तो 75 बटा 100 लिख सकते हैं। दोनों को बराबर करेंगे तो 100 से 100, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बराबर ही होगा। 25 से डिवाइड करेंगे 3 और 25 से डिवाइड करेंगे 5। फर्स्ट के नीचे आप सेकंड ले आओ, तो फर्स्ट बटा सेकंड हो गया, तो बराबर में 3 है, बटे में कितना चला गया 5। तो फर्स्ट 3 हो गया, सेकंड कितना हो गया 5। अब देखो दोनों वस्तु को कितने में खरीदा 6400 में, जबकि हम यहाँ पर बात करते तो दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया 8, तो 6400 बटा कितना हो जाएगा 8। ओके, अब हमें चाहिए प्रत्येक का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य किसी का भी निकाल लो, है ना। तो पहले हम क्रय मूल्य निकालते हैं, जैसे फर्स्ट का क्रय मूल्य निकालते हैं, तो किसकी वैल्यू निकलेगी 3 की। अब फर्स्ट को कितने परसेंट लाभ पर बेचा था 25% लाभ पर, तो इसका 25% लाभ निकालेंगे, तो 125 बटा कितना लिख दोगे 100। कैंसिल आउट कर दो, देखो 8 से कितना हो गया 800, इससे कितना हो गया 00। 125 गुणा 8 1000 होता है, 1000 को 3 से गुणा करेंगे तो 3000। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई है, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 45,000 रुपए में खरीदता है, और वह 1/3 वस्तु, यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए 1/3 है, 1/3 वस्तु 10% हानि पर बेचता है। शेष वस्तु को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे इसे कुल सौदे का 20% का लाभ प्राप्त हो। देखो वस्तु है 1/3, टोटल वस्तु 3 है, और 3 पर उसको 20%, कुल पर कितना चाहिए 20% ना, तो 20% लाभ चाहिए, तो टोटल 3 वस्तुओं पर लाभ कितना चाहिए भैया 60%। बात क्लियर। इसने कहा कि 1/3 मतलब 3 में से कितनी वस्तु एक वस्तु उसने 10% हानि पर बेच दी, मतलब इस वस्तु पर इसको 10% हानि हुई। बात क्लियर है। तो वस्तु कितनी बच गई, तो 3 में से 1 हटाए तो 2 बच गई। और देखो एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा, उसको टोटल चाहिए 60% का लाभ, तो दो 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 वस्तु बची है, उसको 10% हानि से कहां अप्रोच करना है 60% लाभ तक। तो देखो पहले तो 10% कवर करेगा, तो 10% लाभ तो वो हो गया, फिर 0 से फिर 60 पे जाएगा तो 60% ये हो गया। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो दो वस्तु पर कितना परसेंट लाभ कमाना होगा 70%। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। वस्तु 1/3 है, तो टोटल वस्तु 3 है, 3 पर टोटल पर 20% लाभ चाहिए, मतलब ओवरऑल उसको 60% का लाभ चाहिए। उसमें से उसने एक वस्तु बेच दी 10% की हानि पर, जबकि उसको तो लाभ चाहिए था, तो 10% हानि पर बेचा, 10% हानि पर बेचा, तो एक वस्तु पे तो 10% की हानि हो गई, लेकिन मुझे टोटल 60% लाभ चाहिए। तो -10 से अगर हम +60 पर जाएं, तो पहले 0 बनाने के लिए 10 लाना पड़ेगा, और फिर 0 से 60 बनाने के लिए 60 लाना पड़ेगा। तो बची हुई वस्तु कितनी है 2, और 2 पर हमें 70% का लाभ चाहिए। तो एक वस्तु की वैल्यू हम बात करें 35%, और हमेशा लाभ प्रतिशत एक वस्तु पर ही निकलता है, तो 2 पर 70 तो 1 पर 35, तो जो बची हुई वस्तु है उसको कितने परसेंट लाभ पर बेचना होगा 35% लाभ पर। ठीक है, ओके। 113 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी ने 50 केजी चीनी चीनी है जिसमें कुछ हिस्सा 8% लाभ पर और शेष हिस्सा 18%। देखो एक हिस्सा तो इसने 8% बताया, शेष 18% लाभ बताया, उसे पूरे पर 14% का लाभ होता है। तो देखो कंबाइन है तो मिश्रण नियम लागू कर सकते हैं, 14% बीच में आएगा, इनका डिफरेंस 6 हो गया, और इनका डिफरेंस कितना हो गया 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा चाहिए। तो पहले आप अनुपात को सोल्व कर लो, 2:3 होगा। देखो 18% पे चीनी की मात्रा कितनी है 3, और टोटल कितनी है 3 और 2 5, और क्वेश्चन में 50 केजी बता रखा है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 10, तो 18% पर जो चीनी है वो कितनी केजी होगी 30। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखो 6.20 मतलब 20 रुपए प्रति केजी
का चावल के साथ 8.20 रुपए प्रति केजी के चावल को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए जिससे नए मिश्रण का मूल्य 7.20 केजी प्रति केजी हो जाए। दोस्तों इसका तो सिंपल सा आंसर है कि एक तो ये, दूसरा मूल्य 8.20 है और कंबाइन हमें 7.20 बनाना है। मतलब इनका डिफरेंस निकालोगे तो एक आएगा और इनका डिफरेंस निकालोगे तो भी एक आएगा, और दोनों को किस अनुपात में? एक अनुपात में। ठीक है ना, तो हमारे पास ऑप्शन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तब x का मान ज्ञात करना है। देखो इस लाइन का मतलब समझिए कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो 20 वस्तु है, क्रय मूल्य को मैं क्या मान लेता हूँ? CP, और x वस्तु है उसके विक्रय मूल्य को मैं क्या मान लेता हूँ? SP, और दोनों ही आपस में क्या है? बराबर। ठीक है, अब कह रहा है कि 25% का लाभ। तो पहले आप बताइए यहां से CP तो कितना रुपए हो जाएगा? x रुपए, और SP कितना हो जाएगा? 20 रुपए। अब ये 25% लाभ की बात कर रहा है, तो 25% लाभ का मतलब हो गया 1/4। ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ये इसका प्रॉफिट है, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी भैया? 5। जबकि सेलिंग प्राइस आपको कितनी दे रखी है? 20। तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 से 20 बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। तो इस कॉस्ट प्राइस को भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो हम यहाँ से x की वैल्यू कितनी बना देंगे? 16 बना देंगे। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलो इतना ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों थोड़ा सा पेपर सॉल्यूशन था इसलिए फास्ट फास्ट करना पड़ा, कैलकुलेशन भी थोड़ी फास्ट फास्ट करनी पड़ी, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। एक दो क्वेश्चन इमेजिनरी है, बाकी सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। आप इसी प्रकार से चीज़ों को देखते रहें, और आज की क्लास को हम एक प्यारी सी स्माइल के साथ, कि जब तक स्माइल नहीं होती तब तक मज़ा नहीं आता। ठीक है ना, तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ समाप्त करते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय श्री राम। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम जो टास्क आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है 2.0, उसके जो साइंस मैथ का पेपर हुआ था उसके फिजिक्स वाले पार्ट के सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो 123 से स्टार्ट होते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है? एक बल F क्षेत्र A पर लग रहा है। यदि बल को आधा और क्षेत्र को दुगुना कर दिया जाए तो परिणामी दाब प्रारंभिक दाब का कितना हो जाएगा? ये प्रश्न पूछा गया। देखो हम दाब कैसे लिखते हैं? दाब बराबर बल बट्टे क्या लिखते हैं? क्षेत्रफल। बल बट्टे क्षेत्रफल लिखते हैं। अब क्या है? बल को हम F डिनोट और क्षेत्रफल को एरिया। अब क्या है? उसका बल कितना हो जाता है? कितना? आधा, और उसका क्षेत्रफल एरिया कितना कर देंगे? 2a कर देंगे। तो दाब पूछा है, हमारा नया दाब क्या हो जाएगा? F/2 गुणा 2a, सूत्र मान रखेंगे तो आ जाएगा ये F/4a। ये आपका क्या है? P है, तो ये क्या आ गया? P/4। मतलब कि क्या बोलेंगे? एक क्या आ जाएगा? चौथाई। एक चौथाई हो जाता है। ऑप्शन देखो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, यदि किसी कण का पर परिणामी बल शून्य दे रखा है, क्या दे रखा है? परिणामी बल शून्य दे रखा है, तो आपको देखना है कि क्या होता है। देखो हम कैसे लिखते हैं बल? F बराबर क्या लिखते हो आप? ma से। बल क्या होता है? F बराबर ma लिखते हैं। ये दिया है बल कितना दे रखा है? शून्य दे रखा है। ए क्या होता है? ए बराबर क्या कैसे लिखते हैं? वेग में परिवर्तन की दर होता है। वेग में परिवर्तन की दर होता है क्या? त्वरण। ये क्या आपका? त्वरण। तो कैसे लिखोगे आप?
एम वेग में परिवर्तन कैसे लिखोगे, डीवी, और दर इस प्रकार से क्या जाएगा 0, तो क्या जाएगा डीवी बराबर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हम कैसे लिखते हैं, वेग में परिवर्तन कितना है, 0 है। वेग में परिवर्तन कितना है, 0 है। ऑप्शन देखो है क्या कोई ऐसा, वेग में वेग 0 होगा, नहीं होगा। संवेग 0 नहीं होगा। विस्थापन परिवर्तन 0 नहीं है। वेग में परिवर्तन 0 होगा। ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, एक गुटका एक टेबल पर रखा हुआ है, प्रतिक्रिया बल आपसे क्या पूछा है, प्रतिक्रिया, एक टेबल है, ये कोई टेबल है और इस पर एक कोई गुटका रखा हुआ है, तो इस गुटके द्वारा टेबल पर बल लगता है नीचे की तरफ, और क्या पूछा है, प्रतिक्रिया बल पूछ रहा है। अगर बल F है तो इसका क्या है, ये प्रतिक्रिया बल किसके द्वारा लगाया जाता है, प्रतिक्रिया बल किसके द्वारा, टेबल द्वारा ऊपर की तरफ, टेबल द्वारा ऊपर की तरफ। देखो ऑप्शन कौन सा है, नीचे की ओर टेबल द्वारा नहीं, टेबल द्वारा ऊपर की ओर ही लगता है। नीचे की ओर गुटके द्वारा प्रतिक्रिया पूछ रहा, वो क्रिया है। ऊपर की ओर गुटके द्वारा ये नहीं है, ये ऊपर की ओर टेबल के द्वारा। ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन परिमाण के दो बल एक वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। एक वस्तु है, एक तरफ उसको 4 न्यूटन बल लग रहा है, एक लग रहा है 3 न्यूटन का बल लग रहा है दूसरी तरफ, विपरीत दिशा में कार्यरत है। देखना विपरीत दिशा में कार्यरत है तो क्या आ जाएगा, एफ नेट पूछा है आपसे, एफ नेट कितना हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, बलों में अंतर से हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बल क्या है, विपरीत दिशा में है। तो क्या आ जाएगा, बलों में अंतर है, कितना आ जाएगा 4 - 3 कितना आ जाएगा 1 न्यूटन। एक दिशा में होते तो जुड़ जाते, विपरीत दिशा में हैं तो घट जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में, देखो समान त्वरण है, 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो वस्तु पर आरोपित बल ज्ञात करना है। अपन को पता है बल का सीधा सा सिंपल फॉर्मूला, बल बराबर F बराबर ma लिखते हैं। m दिया है, m कितना दिया है इसका 100 केजी। a अगर हमें पता होता तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं। a पता है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय, ऐसा ही लिखते हैं त्वरण को। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय लिखते हैं। वेग में परिवर्तन कितना है, v2 - v1 बट्टे t। देखो v2 कितना है 8, कितना है 8, और v1 कितना है 5। ये क्या है, प्रारंभिक वेग है, ये क्या अंतिम वेग v2 हो जाता है। कितना हो जाएगा t, कितना हो जाएगा समय, कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 3/6, मतलब कि 1/2 मीटर बट्टे सेकंड का स्क्वायर। अब आपको पता है F बराबर ma, m कितना है 100 केजी और a कितना है 1/2। ऑप्शन आ गया आपका, उत्तर आ गया 50 न्यूटन। कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। उत्तर देखो कौन से में है, 100 न्यूटन नहीं है, ये रहा बी है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन है। और ऑप्शन 500 100 न्यूटन एक से ही है, ए और डी, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, बी 50 न्यूटन। अगला प्रश्न देखो, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए, भाई दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, प्रारंभिक दूरी थी r, द्रव्यमान m1 m2 मान लेते हैं, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। देखो दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F किससे लिखते हैं हम, g m1 m2 अपॉन r²। अब कह रहे हैं कि दूरी r को क्या कर दिया उसने, दुगुना, कितना कर दिया, दुगुना। दूरी को दुगुना करने पर
आपका एफ डैश कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा G m1 m2 बट्टे ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर। कितना आ जाएगा G m1 m2 बट्टे 4r स्क्वायर। ये क्या है आपका, ये आपका f है, कितना आ जाएगा f बट्टे 4, f बट्टे 4। ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन आपका डी है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला है एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 kg है, जब इस वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाता है। देखो वस्तु है पृथ्वी की सतह पर है, उसको अगर हम क्या कहाँ ले जा रहे हैं, उसको चंद्रमा पर ले जा रहे हैं, तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस क्या परिवर्तन होगा, उसका भार चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, भार चेंज हो जाएगा। तो क्या है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं, तो क्या होगा परिवर्तन, भार बदल जाता है, भार बदल जाता है। तो द्रव्यमान कितना था 10 kg, तो चंद्रमा पर ले गए तो उसका कितना हो जाएगा 10 kg ही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखो 130 कह रहा 1 kg द्रव्यमान का एक पत्थर एक ट्रेन के फर्श पर 1 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के त्वरण के साथ गिर रहा है, तो पत्थर पर कार्यशील कुल बल देखो क्या है, m दे रखा आपको कितना है 1 kg दे रखा है, और त्वरण दे रखा है 1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर दे रखा है, 1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब देखो गिर रहा है तो क्या ट्रेन का हमें को वेग वगैरह नहीं दे रखा कि वस्तु का ही गिर रहा है, कि वस्तु गिर रही है ट्रेन से, उसका त्वरण दे रखा है। तो हम सीधा ही लगा सकते हैं F बराबर m a है हमारा बल, m कितना 1 kg है, a भी 1 है, तो कितना बल आ जाएगा 1 न्यूटन बल आ जाएगा। 1 न्यूटन कुल उस पर कार्यरत बल है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपका बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला ये बायोलॉजी से संबंधित है। अगला देखो, पृथ्वी और उसके पृष्ठ पर रखी किसी 1 kg वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिणाम क्या होगा। देखो गुरुत्वीय बल हम कैसे लिखते हैं, एफ जी गुरुत्वीय बल कितना हो जाएगा G m पृथ्वी के लिए, और ये पिंड रखा हुआ है बट्टे r स्क्वायर। r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, r ही क्या है, रेडियस ऑफ आपकी अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है। आपको कितना दे रखा है, m भी दे रखा है, कितना दे रखा है m पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की घात 24 kg, स्मॉल m दे रखा है 1 kg, r दे रखा है पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणा 10 की घात कितना दे रखा है 6 मीटर, और g का मान हमें पता है क्या होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे kg का स्क्वायर। इन सब का मान रखोगे आप, इसमें इन सब का मान रखोगे 6.67 गुणा 10 की घात -11, m कितना है 6 गुणा 10 की घात 24, m स्मॉल m कितना है 1 kg, और ये कितना है 6.4 गुणा 10 की घात 6 का स्क्वायर। इनको सबको सोल्व करोगे काट पर आएगा 9.8 न्यूटन, सॉरी 9.8 न्यूटन। कितना आ जाएगा बल 9.8 न्यूटन आ जाएगा। ये करना कैलकुलेशन करना आ जाएगी तो आपके लगभग 9.8 न्यूटन बल उस 1 किलोग्राम वस्तु पर कार्यरत है। अगला देखो, अगला दे रखा है 9.8 न्यूटन भार की एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्यरत है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा। क्या पूछा है, त्वरण पूछा है। देखो सबसे पहले भार दे रखा है, भार को W से डिनोट करते हैं और mg के बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। भार कितना दे रखा है 9.8 न्यूटन दे रखा है, और m हमें पता नहीं है, m हमें पता नहीं है, और g का मान हम जानते हैं 9.8 होता है। यहाँ से m का मान निकालोगे आप तो 9.8 बट्टे 9.8 कितना आ जाएगा 1 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 kg आ जाएगा। अब देखो उस पर बल कितना लग रहा है। देखो वस्तु का भार दे रखे 9.8 न्यूटन, और ये उस पर बल का कितना कार्यरत है
F बराबर 5 न्यूटन। हम जानते हैं F को किस एम ए से त्वरण पूछा गया है, तो एम ए में त्वरण आ जाएगा 5 न्यूटन बल लगता है। M का मान हमने निकाल लिया 1 होता है, A का मान हम A करोगे तो 5/1, A बराबर आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, 5 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ऑप्शन आपका बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला ये भी क्या है, उससे संबंधित आपके ये उससे आपके टीचिंग मेथड से संबंधित प्रश्न है। तो हम हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन थे 10, वो आपसे आपको सॉल्यूशन करवा दिए हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और आगे भी हम ऐसे प्रश्न देते रहेंगे। क्वेश्चन आप टेस्ट सीरीज से जुड़ते रहो तो आपके लिए बेनिफिट होगा। धन्यवाद। ओके। पता नहीं उसका कौन सा है। लेवल 2 बोलूँ क्या? हाँ चलो करो, फिर स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। हेलो, हाँ भाई नमस्कार सबको। और ये आपका थर्ड ग्रेड लेवल 2 का 2.0 का जो टेस्ट है उसका सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, आपको बताया हुआ है परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का बताया था, जिसको हमने क्या बताया था आपको, और फर्मी कोटि क्या बोला था, फर्मी कोटि। कौन सी कोटि, ये नाम भी दिया हुआ मिल सकता है आपको, और ये भी। एटम का आकार, परमाणु का आकार कितना बताया था, परमाणु का आकार 10 की पावर कितनी, -10 मीटर, ये होता है एटम का। और ये है किसका, न्यूक्लियस का। आपको पूछा किसका है, न्यूक्लियस का, तो 10 की पावर 15 फर्मी, फर्मी कोटि भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो 10 की पावर -15 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी पार्टिकल है। अनस्टेबल पार्टिकल कौन सा होता है, न्यूट्रॉन होता है। कौन सा होता है, न्यूट्रॉन होता है, इसको ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट आता है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं। देखो परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और आपको पता है परमाणु न्यूट्रल होता है, क्या होता है, उदासीन होता है। और उदासीन कब होगा, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, नेगेटिव, और इसके ऊपर कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव। तो एक प्लस और माइनस दोनों बराबर होंगे तभी वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर 1 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, कौन सा, बी। नेक्स्ट है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया। सीधा सीधा आपको याद रखना है, ए मिलिकन। इसके नाम के आगे ए भी लिखा हुआ मिल सकता है, ए मिलिकन। ए मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग किया था। कौन सा प्रयोग किया था, तेल बूंद प्रयोग, जिसकी सहायता से ये आवेश का निर्धारण किया था। और इसका आवेश कितना होता है, -1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम, ये आवेश था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता, तो इसका होता है CD एंडरसन। कौन होता है, CD एंडरसन, ठीक है। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज कर दी, और युकावा ने भी एक की थी खोज, किसकी, एक उसकी क्या नाम है, न्यूट्रॉनों की थी। अगला है, परमाणु विद्युततः है होते हैं। विद्युततः मतलब चार्ज कैसा होता है, तो धनात्मक नहीं होते, ऋणात्मक नहीं होते, द्विधनात्मक नहीं होते, उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन, परमाणु उदासीन होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके, पदार्थ सूक्ष्मतम
पदार्थ सूक्ष्मतम स्थायी कण है, पदार्थ का सूक्ष्मतम स्थायी कण है, तो वो कौन सा होगा? सबसे छोटा स्टेबल। तो आपको ये पता है परमाणु है, परमाणु सबसे छोटा तो है लेकिन अस्थायी है, अनस्टेबल है। यौगिक, तो यौगिक इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड हो जाएंगे और भी। तो इसके अंदर तत्व की बात करें तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना अणु तत्व कहलाता है, ये बात कहेंगे। तो इसके अंदर अणु ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? अणु ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। सबसे छोटा स्टेबल पार्टिकल या कण कौन है? अणु, और ये अस्थायी होता है। उसके बाद यदि x और y की संयोजकता 2 और 3 है तो उनसे निर्मित यौगिक अणु सूत्र। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको x और y ये दे रखे हैं 2, इनकी संयोजकता आपको दे रखी है। इसके ऊपर अब x पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले जो लिखते हैं उसके ऊपर धनावेश होता है, बाद में जो लिखते हैं उसके ऊपर ऋणावेश होता है। शुरू वाले पे +2 और बाद वाले पे -2, ऐसी कंडीशन है। तो आपको ये बताया हुआ है कि इनको इनके नीचे रख दो, इनको इनके नीचे रख दो, x3y2, x3y2 ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो x3y2 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मीथेन में कार्बन व हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? तो मीथेन है CH4, ये फॉर्मूला हो गया। इसका कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होगा? तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान का अनुपात पूछा है, किसका पूछा है? कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात। अगर संख्या का अनुपात पूछे तो संख्या का कौन सा अनुपात है? तो कार्बन 1 और ये 4, तो 1:4 कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन द्रव्यमान का अनुपात देख लेते हैं। द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12, और हाइड्रोजन का 4 × 1 तो 4, तो ये कितना आ जाएगा? 3:1। तो ऑप्शन 3:1, तो ये द्रव्यमान का अनुपात है। किसका अनुपात है? ये द्रव्यमान का अनुपात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कैल्शियम फॉस्फेट का अणु सूत्र। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम +2 होता है, फॉस्फेट PO4 3- होता है। अभी बताया था सूत्र ऐसे सीधा का सीधा उठा करके इस तरह से लिखना होता है। तो ये कैल्शियम Ca3PO4 का ट्वाइस, Ca3PO4 का ट्वाइस, ऑप्शन नंबर 3। अगला, तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते। मुक्त रूप से नहीं रहते मतलब फ्री नहीं रहते, स्टेबल नहीं है, वो कौन है? एटम। वो कौन होगा? एटम, परमाणु। अगला क्वेश्चन आपके, किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? तो ये बात किसने बताई थी? डाल्टन ने। सीधा सीधा क्वेश्चन है, डाल्टन ने बताई थी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये आपका पेपर था जो सोल्व करा दिया आपको। प्यारे बच्चों, आज हम अध्यापक 3rd ग्रेड सीरीज 2.0 का बायोलॉजी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इसमें जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन है बेटा, वो पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता? तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है, डीएनए क्या है? तो डीएनए अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहेंगे आनुवांशिक पदार्थ होता है। और इसकी फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखिएगा दैट द राइबो है ये, जबकि अगर शुगर पूछता है तो हम किसकी बात करेंगे? राइबो शुगर की बात करते हैं। तो अगर ये बात कर रहा है डीएनए किसमें नहीं है, तो आप सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस में भी है, और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। लेकिन पेरोक्सिसोम एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें आपका डीएनए नहीं होता है। अगर हम यहां बात करें तो हम ये कहेंगे रेप्लिकेशन, जिसको हम प्रतिकृतिकरण कहते हैं बेटा। ओके, डीएनए से डीएनए जो बनता है, यहां पर ये प्रोसेस होता है। ओके, तो आंसर जो होगा बेटा इसका 113 का अगर हम बात करते हैं तो आपके डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122।
तो लाइसोसोम्स आप सभी जानते हैं, लाइसोसोम्स जो होता है हम किसकी बात करते हैं, आत्मघाती थैले, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स हैं, जो कि किसी भी कोशिकांग का क्या कर सकते हैं, पाचन कर सकते हैं और पूरी सेल का भी डाइजेशन कर सकते हैं। तो अगर बात करें बेटा लाइसोसोम, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट फैक्चुअल चीज है ये। गोल्जी एपेरेटस, जो गोल्जी काय है, वो इसका निर्माण करता है। ओके, ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट, जब राइबोसोम्स के 30 और 50s अगर हम बात कर रहे हैं, घटक की बात करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि पर्टिकुलर राइबोसोम्स का पुनर्निर्माण होता है। तो जब भी हम इसके अंदर देखें बेटा, तो इस चीज पे फोकस रखिएगा, सबसे पहला वर्ड आता है राइबोसोम। तो राइबोसोम की अगर हम बात करें बेटा, तो हमेशा इस चीज पे फोकस रखिएगा कि पर्टिकुलर राइबोसोम्स जो हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, सेल का इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का इंजन। और ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वेड-मर्डेन। क्या नाम था? स्वेड-मर्डेन। स्वेड-मर्डेन ने क्या किया बेटा कि पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट लिया था और उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर पर्टिकुलर राइबोसोम्स को डाला। तो कुछ राइबोसोम्स जो थे वो तो 70 की स्पीड से नीचे बैठे और कुछ राइबोसोम्स जो है वो 80 की स्पीड से बैठे बेटा। ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे 70 की स्पीड से बैठे। तो स्वेड-मर्डेन ने अपने नाम के आधार पर उसको फोकस किया, तो 70s बोला और 80 वालों को क्या बोला? 80s। ओके, तो यहां अगर बात की जाए बेटा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, दैट इज 80s जो होता है, दैट इज उसके जो सब यूनिट्स होते हैं वो 60 और 40s होते हैं। क्या होते हैं? 60 और 40s। जबकि 70s की बात करते हैं बेटा, तो वहां उसके जो यूनिट्स होते हैं 50 और 30s होते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? 30 और 50s की बात कर रहे हैं बेटा। तो आंसर विल बी द 2। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा, आंसर विल बी द 2। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, तो आपका क्वेश्चन जो आता है वो है मिडल लेमिला। मिडल लेमिला की बात करते हैं तो ये प्लांट्स का करेक्टर है। और प्लांट्स में अगर हम देखें बेटा, तो हम ये कहेंगे कि प्लांट्स के अंदर पर्टिकुलर दैट इज जो सेल वॉल होती है, ओके, और फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वहां भी ये प्रेजेंट होता है। तो मिडल लेमिला जो होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट में। ओके, जबकि एक चीज ध्यान रखिएगा, प्लांट्स में दैट इज सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाता है? सेलुलोज भी पाया जाता है। ओके, ये चीज है बेटा, आंसर होगा आपका 2। नेक्स्ट, कार्ट व्हील। कार्ट व्हील की अगर हम बात करते हैं तो हम हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा बेटा, पर्टिकुलर अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे इस तरह से स्ट्रक्चर होती है और जिसमें बाहर की तरफ इस तरह से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है और अंदर की तरफ ये है। तो ये बैलगाड़ी के पहिए की तरह नजर आती है। तो ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसका हम सेक्शन लेते हैं, काट लेते हैं, तो हमें इस तरह से कार्ट गाड़ी के पहिए के जैसी संरचना नजर आए, तो वो कौन सा है बेटा? तो हम किसकी बात करेंगे? सेंट्रियोल होता है। कौन सा होता है? सेंट्रियोल। ओके, ध्यान रखिएगा, सेंट्रियोल। जबकि केंद्रिका जो वर्ड आता है उसके लिए कौन सा वर्ड आता है? न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब आता है बेटा, दैट इज रिक्त स्थान है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता। नहीं मिलता। ओके, तो अगर बात करें बेटा, तो प्लांट सेल्स के अंदर क्या मिलेगा? राइबोसोम्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। 70s होते हैं, 80s भी होते हैं। और प्लांट का तो सबसे बड़ा करेक्टर ही यही है बेटा कि वहां पर क्या मिलती है? बड़ी रसधानियां मिलती है। और इसी वजह से प्लांट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है बेटा, वो कॉर्नर की तरफ आ जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एक ही ऑप्शन रहता है, तारक केंद्र जो होता है बेटा सभी पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर हम बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, तो पर्टिकुलर कोशिका की जो संरचना थी बेटा, अगर हम बात करें आउटर, तो उसकी संरचना को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने मॉडल दिए हैं। और ये जो मॉडल दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अगर हम बात करें, तो ये किसने दिया था? सेंगर और निकलसन ने। अब बात आती है बाकी ऑप्शन की। तो ये ऑप्शन जो है, अगर हम बात करें वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है, तो डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल जो स्ट्रक्चर है बेटा, उसको जो एक्सप्लेन करता है वो कौन करता है? वाटसन और क्रिक मॉडल। रॉबर्ट ब्राउन अगर हम बात करें, अगर पर्टिकुलर न्यूक्लियस जो है उसकी स्टडी की थी, वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और बीडल एंड टॉटम क्या कहते हैं? बीडल एंड टॉटम कहते हैं पर्टिकुलर दैट इज एक एंजाइम जो है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ये अलग अलग कंसेप्ट है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया है, तरल मोज़ेक सिद्धांत जो दिया है, वो किसने दिया है? सेंगर और निकलसन ने। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया।
तो बेटा आप सभी जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल है। ओके, पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि एटीपी का उत्पादन कर रहा है। किसका उत्पादन कर रहा है? एटीपी का। और ये जो पावर हाउस होता है बेटा, उसमें इस तरह से सेल, इसके सेल ऑर्गेनल्स की स्ट्रक्चर है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाह्य झिल्ली होती है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है बेटा। और इनर मेम्ब्रेन पर होते हैं इस तरह से कॉमा शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, जो कि पर्टिकुलर क्या कहलाते हैं? F1 पार्टिकल। ओके, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम्स कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सीसोम्स। याद रखिएगा, F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम। तो इनर पर जो होते हैं ऑक्सीसोम्स होते हैं। और इनका अगर हम यूज भी बात करें तो अपने आप में बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, ETS जो होता है, वो इन्हीं ऑक्सीसोम्स में होता है। माइटोराइबोसोम्स, ये तो कोई टर्म ही नहीं है, ग्रेन्यूल से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो आंसर जो होगा वो आपका कौन सा है? ए है। नेक्स्ट, अब बात करें बेटा तो हम कहेंगे 149 क्वेश्चन में तो आपका सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। ओके, और पर्टिकुलर कोड से सही उत्तर दीजिए। तो ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। तो इसमें हमेशा एक ट्रिक ध्यान रखिएगा बेटा, पहला जो मैच हो रहा है तो उससे देखिए। तो पहला है न्यूक्लियस, नाभिक। तो नाभिक जो होता है बेटा, अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, सीधी सी बात है। तो आप कोई भी ऑप्शन देख लीजिएगा, उसमें डीएनए कहाँ है? तो अगर बात करें बेटा तो हम ये कहेंगे डीएनए का संश्लेषण करता है वो कौन करता है? नाभिक। तो ऑप्शन देखिए बेटा, तो पर्टिकुलर अगर हम बात करें ए के साथ में क्या जा रहा है? किसी में भी 4 जा रहा है। ओके, तो देखिए बेटा सी में ए के साथ क्या गया? 4। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे, मैंने क्या कहा था, यहाँ श्वसन जैसी क्रियाएं भी होती हैं, तो दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए भी है। और क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? प्रकाश संश्लेषण के लिए। और राइबोसोम मैंने क्या बताया था? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आपके कौन सा आएगा? सी आंसर आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट एंड फाइनल, वैक्यूल। वैक्यूल जो होती है, जिसको हम रसधानी भी कहते हैं बेटा, प्लांट्स में ये बहुत बड़े आकार की होती है, जबकि एनिमल्स में अगर हम बात करते हैं इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि ये बड़े आकार की होने की वजह से दैट इज प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में नहीं रहता है, ये कॉर्नर की तरफ रहता है। तो यहां अगर हम बात करें तो ये तो बहुत ही यूनिवर्सल फैक्चुअल क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर भी, कि वैक्यूल जो रसधानी है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है बेटा, दैट इज उसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बायो के जो क्वेश्चंस होते हैं अगर आप उसमें ऑप्शंस को ढंग से देखेंगे तभी वो चीज हो पाती है। बेस्ट ऑफ लक।